Hello everyone. Today we will be learning about formulation of nursing care plan. So let's see the introduction. The nursing care plan is written guide that organizes information about a client's care into a meaningful whole. It includes the action nurses must take to address the client nursing diagnosis and meet the stated goal. तो नर्सिंग केयर प्लान क्या होता है? इट इज़ अ रिटन गाइडलाइन, एक रिटन गाइडलाइन होता है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? क्लाइंट को आपने जो केयर दी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एक नर्सिंग केयर प्लान। Then definition, a plan based on nursing assessment and a nursing diagnosis carried out by a nurse. एक प्लान है जो नर्सिंग असेसमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस पे बेस्ड है। नर्सिंग केयर प्लान लिखते समय आपको हमेशा दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। वो क्या है? प्लान ऑफ केयर इज़ नर्सिंग सेंटर्ड। आप जो भी केयर दे रहे हो वो नर्सिंग सेंटर्ड होना चाहिए। और द प्लान ऑफ केयर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जो केयर प्लान होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इसके एलिमेंट्स देखेंगे। फर्स्ट इज असेसमेंट, फर्स्ट कॉलम होगा आपका असेसमेंट का, सेकंड होगा नर्सिंग डायग्नोसिस, देन गोल्स, आउटकम क्राइटेरिया, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनले एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट में आप क्या क्या लिखेंगे? फर्स्ट लिखेंगे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। तो सब्जेक्टिव डेटा में आप क्या लिखेंगे? आपको पेशेंट जो बता रहे हैं वो आप लिखेंगे सब्जेक्टिव डेटा में, जो सब्जेक्ट बता रहा है वो आप लिखेंगे सब्जेक्टिव डेटा में। और ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या लिखेंगे? जो नर्स असेस कर रही है वो आप ऑब्जेक्टिव डेटा में लिखेंगे। देन नर्सिंग डायग्नोसिस आपको लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स चीफ कंप्लेंट एंड विच इज़ बेस्ड ऑन नंदा डायग्नोसिस। देन गोल्स, उस चीफ कंप्लेंट के लिए आप क्या गोल रखेंगे आपको वो गोल में लिखना है। आउटकम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चीफ कंप्लेंट। देन प्लानिंग, आप क्या क्या प्लान कर रहे हो उस चीफ कंप्लेंट के लिए वो आपका प्लानिंग में आएगा। इम्प्लीमेंटेशन में जो आपने प्लान किया है वो अपने पेशेंट पे इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं वो आपको लिखना है। देन रैशनल है, यू हैव टू राइट द रीज़न फॉर योर प्लानिंग in rationale and evaluation whether the patient has improved or not. You have to write that in evaluation. Then we'll see the related Nanda diagnosis. Some of the examples I've listed down. First is activity intolerance, insufficient physiologic or physiological energy to endure or completely required or desired daily activities. If any patient is unable to do his daily activities, तब ये आप नंदा डायग्नोसिस लिख सकते हैं। क्या है? एक्टिविटी इंटॉलरेंस। सेकेंड इज अक्यूट कन्फ्यूजन, उसमें क्या देखेंगे हम? अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ ग्लोबल ट्रांसिएंट चेंजेस एंड डिस्टर्बेंसेस इन अटेंशन, कॉग्निशन, साइकोमोटर एक्टिविटी। इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी confusion, you can write this diagnosis. Then acute pain, you know this very well, you use it commonly. If patient is complaining about pain, you can write acute pain. Then anxiety, if patient is uneasy feeling of discomfort, if patient has uneasy feeling of discomfort regarding his disease condition, you can write anxiety. Then chronic pain, अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। पेशेंट को अगर क्रॉनिक पेन है, बहुत टाइम से पेन है, तो आप ये डायग्नोसिस लिख सकते हैं। देन अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। If patient has done vomiting, you can write this deficient fluid volume. Deficit knowledge, if patient is asking more questions about the disease condition or anything, then you can write this deficit knowledge. Diarrhea, if patient has loose stools. Disturbed body image, if there is any amputation occurred in the patient's body, then you can write this disturbed body image. Then accordingly, excess fluid volume, fatigue, fear, grieving, hopelessness, hypothermia, imbalance, nutrition, less than body requirement, impaired dentition, impaired gas exchange, impaired oral mucous membrane, impaired physical mobility, impaired swallowing, impaired tissue integrity, impaired urinary elimination, insomnia. देन सम रिलेटेड टू फैक्टर्स, जो आप नर्सिंग डायग्नोसिस में जब आप लिखते हैं रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू, तो हम वो देखेंगे। तो इम्पेयर्ड टिश्यू इंटीग्रिटी से रिलेटेड टू में आप क्या क्या लिख सकते हो?
जैसे कि इम्पेयर्ड टिश्यू इंटीग्रिटी रिलेटेड टू ऑल्टर्ड सर्कुलेशन, देन केमिकल इरिटेंट्स, फ्लूइड imbalances, इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स, radiation, surgery, temperature extremes, trauma, weight loss. Then insomnia related to factors, abnormal physiological symptoms, aging, anxiety, chronic stress, depression, emotional or physical discomfort, and so on. Then this is for electrolyte imbalance, that is renal dysfunction, endocrine dysfunction, vomiting, diarrhea, poor nutrition, severe dehydration, and so on. क्रॉनिक पेन से रिलेटेड है, क्रॉनिक फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजियोलॉजिकल डिसेबिलिटी, डिजीज प्रोसेस, इंजरिंग एजेंट, साइड इफेक्ट्स एक्सेट्रा. ये एक एग्जांपल है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू इंजेस्ट और डाइजेस्ट फूड और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, नॉशिया एंड वॉमिटिंग. तो हम देखते हैं, ये एक एग्जांपल है इसलिए सब्जेक्टिव डेटा नहीं लिखा है उन्होंने. ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या क्या लिख सकते हो, बॉडी वेट 20% और मोर अंडर आइडियल, उन्होंने इसका बॉडी वेट लिया है. देन लॉस ऑफ वेट विद एडिक्वेट फूड इनटेक, वेट लॉस हुआ है पेशेंट का, नर्स ने ये असेस किया. देन हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स बहुत हो रहे हैं पेशेंट को. देन नर्सिंग डायग्नोसिस में इन्होंने लिखा है बैलेंस न्यूट्रिशन पैटर्न, जो हमने ऊपर पढ़ा है. देन इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लिखा है इन्होंने. प्लानिंग में नर्स ने प्लान किया है वो क्या क्या करेगी, वो वेट गेन क्या है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगी. देन पेशेंट विल डिस्प्ले नॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी वैल्यूज. देन द पेशेंट विल वर्बलाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स. इंटरवेंशंस क्या क्या किए हैं नर्स ने, क्लाइंट्स एबिलिटी टू चू और स्वॉलो देखा है, ईटिंग हैबिट्स डिस्कस किए हैं. देन इवेल्युएट टोटल इंटेक आउटपुट, देन लिमिट फाइबर इंटेक, देन प्रमोट एडिक्वेट फ्लूइड, encourage client to choose foods, wait regularly. इसका रैशनल लिखा है सिस्टर ने. एंड इवेल्युएशन में शॉर्ट टर्म इवेल्युएशन एंड लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन. Thank you. If you like my lecture, please like, share and subscribe my video. Thank you.